हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट किया था और उसके साथ में मैंने आपको एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएशन के फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि अगर किसी T1 टेम्परेचर पर एक केमिकल रिएक्शन का अगर हमें एंट्रोपी चेंज पता है तो किसी T2 टेम्परेचर पर कैसे निकालेंगे, तो किसी P1 प्रेशर पे पता है तो P2 पर कैसे निकालेंगे। एंथैल्पी चेंज यानी किरचॉफ इक्वेशन भी हमने इंट्रोड्यूस की थी, अगर T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज पता है तो T2 पर कैसे निकाले थे। और क्वेश्चन भी हमने किया था N2 + O2 वाला, गिविंग ट्वाइस NO2, राइट। तो अब यहाँ पर आके कह सकते हो कि हमारा एक पर्पस जो है वो पूरा सॉल्व हुआ। एक केमिकल रिएक्शन के लिए अब हम एंट्रोपी में चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम निकाल सकते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग्स निकाल सकते हैं और उससे बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। नाउ व्हाट, कह सकते हो कि सारे पर्पस एक तरह से हमारे सॉल्व हो गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए बताना हो कि ये होगा या नहीं होगा तो हमें पहले डेल्टा एस सिस्टम निकालना होगा, फिर डेल्टा एस सराउंडिंग्स निकालना होगा, तब जाके हम बता पाएंगे। अब दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। तो टाइम जो है आप सबको पता है आजकल सब कुछ, हर एक को सब कुछ यूज़र फ्रेंडली चाहिए, मतलब आसान चाहिए। तो यहाँ पर भी अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो दो कैलकुलेशन है वो ना करनी पड़े। चाहे कोई बड़ा सा फॉर्मूला हो, चाहे बड़ा हो, याद कर लेंगे, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जिसको लगाएं और पता चल जाए कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा। मतलब ये हम डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये दो कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई पैरामीटर हमें चाहिए, राइट। कह सकते हो अगर ज़रूरत है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा पैरामीटर चाहते हैं जिसको यानी ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जिसको हम लगाएं, एक सिंगल फॉर्मूला हो और उससे हमें ये पता चल जाए कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। एंड फॉर दैट पर्पस एक और टर्म यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस की गई विच इज़ नॉन एज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी भी बोला जाता है और इसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, वो देखते हैं। व्हाट इज गिब्स एनर्जी। पर्पस मैं क्लियर कर चुका हूं यहाँ पर, लेकिन अभी समझेंगे कि इससे कैसे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंट्रोपी क्राइटेरिया नहीं रहा। देखिए एंट्रोपी तो क्राइटेरिया है ही है कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो प्रोसेस होगा, ये क्राइटेरिया है। मतलब यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ेगी तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा। वो कंडीशन अभी भी है, लेकिन हम और कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब फिर से वही तरीका, जैसे मैंने कहा था ना, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सोचा गया, बहुत तरीके से सोचा गया कि किस तरह से टर्म को डिफाइन किया जाए। तो अल्टीमेटली देखा गया कि अगर एक टर्म हम H - TS अगर इस तरह से डिफाइन करते हैं तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हमने कह दिया G = H - TH, एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये हम देखते हैं, या कैसे सॉल्व होगा वो देखना है। तो G = H को मैं लिख सकता हूँ U + PV - TS, U + PV - TS, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। DG = DU + PDV + VDP - TDS - SDT DG = DU को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकता हूं, तो वर्क डन। अब यहाँ पर एक और चेंज हम कर रहे हैं। वर्क डन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, PV वर्क और नॉन PV वर्क। PV वर्क और नॉन PV वर्क, रिमेनिंग पार्ट वापस से मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ। यस, यहाँ पर अब हम मान रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो दो तरह के वर्क कर सकता है, पीवी और नॉन पीवी। पीवी वर्क वही पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। नॉन पीवी वर्क का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है? इलेक्ट्रिक वर्क वो एक तरह का नॉन पीवी वर्क है। ग्रेविटेशनल वर्क वो भी एक तरह का नॉन पीवी वर्क है, वहाँ कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है पीवी वर्क कहाँ होता है, तो जितने भी ये सेल्स और बैटरीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो एक तरह का नॉन पीवी वर्क है। तो जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो भी एक तरह का नॉन पीवी वर्क है। तो मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वो पीवी वर्क भी कर पा सकता है, नॉन पीवी वर्क भी कर सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर लिखना है W नॉन पीवी। यहाँ से यहाँ तक अभी तक हमने कोई कंडीशन पुट नहीं की, बस ये कहा है फॉर ए चेंज, कोई चेंज अगर हो रहा है तो हमने उसकी बात यहाँ पर की है। अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस डाल रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने ये कहा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे ही कहा टेम्परेचर कांस्टेंट ये वाली टर्म 0, प्रेशर कांस्टेंट ये वाली टर्म भी 0, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट ये दोनों टर्म 0। अब फिर से वही बात, कहने से तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन, और अगर पिस्टन लगा होगा तो ये जो पीवी वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस PdV, अंदर और बाहर का P एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, P इंटरनल, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क, एंड इन द एब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क, यानी अब हमने ये भी कंडीशन डाल दी कि कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है, मतलब ये 0। हाँ, थोड़ा अजीब सा जरूर आपको लग रहा होगा, सर अभी तो कहा कि सिस्टम नॉन पीवी वर्क कर सकता है, अब आप कह रहे हो कि नॉन पीवी वर्क नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो सिस्टम है वो नॉन पीवी वर्क कर सकता है, लेकिन राइट नाउ वहाँ पर कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है। तो अगर कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी एक कंडीशन आ गई कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और राइट नाउ सिस्टम कोई भी नॉन पीवी वर्क नहीं कर रहा है, कर सकता है लेकिन राइट नाउ वो कोई नॉन पीवी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये वाली टर्म भी 0। तो बचा क्या, dg इक्वल्स टू Q माइनस TdS। ये जो जितने भी पैरामीटर्स है, ये गिब्स एनर्जी, ये सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये डेल्टा जी किसका आ गया, सिस्टम का, ये हीट ट्रांसफर भी किसका, सिस्टम का, टेम्परेचर भी सिस्टम का, और ये एंट्रोपी चेंज भी किसका होगा, सिस्टम का होगा। ये सारे पैरामीटर सिंपली अगर H लिखा हुआ है, ये एंथैल्पी ऑफ सिस्टम है, ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है। अगर सराउंडिंग्स का है तब हम अलग से लिखते हैं, सिस्टम का है तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इस पूरे डिस्कशन में अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि प्रोसेस हम रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली, मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, प्रोसेस इरिवर्सिबल भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और कोई नॉन पीवी वर्क यहाँ पर, कोई नॉन पीवी वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं चाहे ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, यानी ये Q रिवर्सिबल भी हो सकता है, Q इरिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन चाहे ये Q रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, इससे हम सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स के लिए तो एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो कि क्या होगा, माइनस Q सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ और सराउंडिंग। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिस्टम और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम होगा, तो यहाँ पर माइनस Q सिस्टम डिवाइड बाय T लिख देता हूँ, T सिस्टम। इसी को रीअरेंज करें तो Q सिस्टम इक्वल्स टू माइनस T सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। यहाँ से इस Q की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो माइनस T सिस्टम कॉमन आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो माइनस T एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। और अब हमें पता है कि जब भी एक प्रोसेस होता है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब प्रोसेस फिजिबल होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली वैल्यू लेस देन 0 होगी। यानी इसको उल्टा पुट करें कि अगर ये लेस देन 0 है, डेल्टा जी सिस्टम अगर लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, और वो प्रोसेस जो होगा वो फिजिबल होगा।
हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया ये कब आया, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है, तब आप कह सकते हो कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और प्रोसेस इज फिजिबल। तो यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट में ये लिखना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, साथ में वैसे ये भी बोलना चाहिए इन दी एब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क, लेकिन अगर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि नॉन पीवी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अब हम केवल हाईलाइट किसको कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 हुआ तो ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होगी और प्रोसेस फिजिबल होगा। और यही अगर डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 होगा और प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल। और डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर ये इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स भी 0 होगा, प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल होगा। यानी यहाँ से हमें होने की नहीं होने की कंडीशन पता चल रही है, होने और नहीं होने की कंडीशन पता चल रही है। और हमारा एडवांटेज क्या है, केवल हम डेल्टा जी सिस्टम से बता पा रहे हैं कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। डेल्टा जी सिस्टम से हम बता पा रहे हैं, डेल्टा जी सराउंडिंग्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप डेल्टा जी सिस्टम से बता पा रहे हो कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। यही हमारा पर्पस था कि एक ही टर्म होनी चाहिए जिससे हम बता पाएँ कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, तो अब आप केवल डेल्टा जी सिस्टम से बता सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज भी है साथ में। डिसएडवांटेज क्या है कि ये फॉर्मूला, ये कंडीशन आप तभी यूज़ कर पाओगे जब ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है और कोई नॉन पी वर्क नहीं हो रहा है। अगर किसी कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है तब आप वहाँ पर डेल्टा जी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज होगा तो जी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, गिब्स एनर्जी में भी चेंज होगा, आप डेल्टा जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन उस डेल्टा जी को आप उस डेल्टा जी से आप फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अगर वो डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे आप फिजिबिलिटी पर कमेंट नहीं कर पाओगे। डेल्टा जी निकाल तो आप हमेशा सकते हो, लेकिन उसका फिजिबिलिटी के लिए यूज़ तभी करोगे, फिजिबिलिटी के लिए यूज़ तभी करोगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है। अब मैं बार बार नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है ये नहीं बोलूँगा। अगर नहीं बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि हाँ ये नहीं हो रहा है। तो अब मैं बोलूँगा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन पता चल गई। बट मैं आपको बता दूं ये कोई अलग कंडीशन नहीं है, अभी भी क्राइटेरिया तो वही है। ये तो मैथमेटिकली आपने इससे किसी और टर्म को रिलेट कर दिया, मैथमेटिकली किसी और टर्म को आपने रिलेट कर दिया, अदरवाइज अभी भी बेसिक क्राइटेरिया तो वही है। और जहाँ तक हम बात करें डेल्टा एस यूनिवर्स की, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। यानी किसी भी कंडीशन पे, चाहे टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, प्रेशर चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तो वो प्रोसेस ज़रूर होगा, वो प्रोसेस ज़रूर होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी से आप डिसाइड कर रहे हो तो डेल्टा जी से तभी फिजिबिलिटी पर कमेंट कर पाओगे जब वो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्ट थिंग, अब जब भी बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन बहुत सारी बुक्स में भी डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, डेल्टा जी लेस देन 0 प्रोसेस हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट। कभी भी नहीं बोलोगे डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन 0 है तो प्रोसेस होगा, तभी बोलोगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ पर आ गई, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप अभी भी मुझसे ये पूछोगे ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गई बट ये गिब्स एनर्जी है क्या, तो मेरा आंसर यही होगा गिब्स एनर्जी है, इसे आप फील नहीं कर सकते हो, इसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। गिब्स एनर्जी क्या है, आंसर इज H माइनस टी एस। हमने ऐसे ही डिफाइन किया इसको, व्हाट इज गिब्स एनर्जी, H माइनस टी एस, दैट्स इट। इसको आप फील नहीं कर सकते हो। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकली आपको इसको यूज़ करना होगा, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, वो मैं बता दूँ, एच टी एस ये सब स्टेट फंक्शन है, तो ये जो जी है ये भी यहाँ पर एक स्टेट फंक्शन है, ये भी यहाँ पर कह सकते हो एक स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो अभी तक का जो मैंने आपको बताया वो कंक्लूजन में वापस से एक समरी बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। थर्ड पॉइंट, ये डेरिवेशन तो ठीक है, याद यहाँ से रखना है। थर्ड पॉइंट, at constant temperature and pressure, if delta G is less than 0, process is feasible, greater than 0, not feasible, equal to 0, process is reversible। तो ये 3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाँ, यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये कहाँ कहाँ हम डेल्टा जी को फिजिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, दो केसेस देते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। यानी जब केमिकल या फेस चेंज नहीं हो रहा तो हम यही मानते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से कुछ चेंज हो रहा होगा। अब आप सोचो, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं कह दूं कि एक ऐसा कोई चेंज है जिसमें ना तो केमिकल चेंज हो रहा है ना फेस चेंज हो रहा है, तो केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा, तो मोल्स क्या हो गए, कांस्टेंट। अब मोल्स कांस्टेंट हो गए तो वेरिएबल कितने बचे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि इन तीन में से कोई एक चेंज करोगे तो दूसरा तो चेंज हो गई, यानी इन तीन में से अगर आपने इन दो को कांस्टेंट रख दिया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फिर तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर आप ये सोचो, कोई सा भी प्रोसेस जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो या तो टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा, इन दोनों में से कोई एक तो चेंज होगा ही होगा। मतलब आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, के जितने भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आप कोई सा भी प्रोसेस सोच लीजिए, इन दोनों में से कोई एक टर्म तो चेंज हो ही रही है, यानी वहाँ पर आप डेल्टा जी को फिजिबिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, उनको वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता फिर कहाँ करेंगे, तो डेल्टा जी को फिजिबिलिटी के लिए केमिकल और फेस चेंज के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो अब मैं कह सकता हूँ कि मोल्स कॉन्स्टेंट नहीं है, मोल्स भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी करेगा, यानी ये दो पैरामीटर वेरी करेंगे, इन दोनों को आप कांस्टेंट रख सकते हो। यस, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस आपने देखा भी होगा, हम टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ही स्टडी करते हैं, उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं, ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो वहाँ पर फिर वेरी कर सकते हैं। तो जो डेल्टा जी है उसका यूज़ केमिकल और फेस चेंज के लिए ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेशर इनको कांस्टेंट रख सकते हैं, बाकी के पैरामीटर्स फिर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वो याद रखना कि हाँ यहाँ पर कहाँ इसको यूज़ करना है। अब लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि अगर मुझे बताना है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, तो मुझे पहले डेल्टा जी सिस्टम तो निकालना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर डेल्टा जी सिस्टम कैसे निकालोगे? क्या पहले हम यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम निकालेंगे, फिर डेल्टा एस सराउंडिंग निकालेंगे और उससे डेल्टा एस यूनिवर्स निकालेंगे, और फिर डेल्टा एस यूनिवर्स से डेल्टा जी सिस्टम निकालोगे, और फिर आप कह दोगे कि नहीं सर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस हो जाएगा? ऐसा करेंगे क्या? सही लग रहा है ये? ऑब्वियस सी बात, अगर आपने डेल्टा एस यूनिवर्स ही निकाल लिया तो फिर इसको क्यों निकालेंगे? यानी हमें बिना डेल्टा एस यूनिवर्स निकाले क्या निकालना होगा? डेल्टा जी निकालना होगा। बिना डेल्टा एस यूनिवर्स निकाले डेल्टा जी सिस्टम आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिर से हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, तो फिर से दो केसेस बनेंगे। केस 1,
for a substance not undergoing any chemical and phase change. हाँ, फिर से कन्फ्यूजन कह सकते हो कि सर अभी तो आपने कहा कि अगर केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो फिर या तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो फिर तो हम डेल्टा जी से फिजिबिलिटी नहीं बता पाएंगे। यस, यहाँ पर हम डेल्टा जी निकाल रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप डेल्टा जी से फिजिबिलिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ से फिजिबिलिटी पर आप कमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन आता है फिर क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं बताऊंगा उसका भी कुछ यूज़ है, आगे चल के समझ में आएगा। अभी तो हम निकालते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर जो हम डेल्टा जी निकाल रहे हैं उससे आप फिजिबिलिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हो। कैसे निकालना है वो वापस से मैं बता रहा हूँ, याद करो मैंने आपको एंट्रोपी चेंज के टाइम पे भी इसी तरह से बताया था। इमेजिन करिए क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और आप सबको मैंने एक एक कंटेनर दे दिया, और आप सबको कहा कि इसमें कोई सब्सटेंस है जिसे आप स्टेट ए से स्टेट बी तक लेके जाओ। ठीक है, आप सभी ऐसा ही करते हो, आप स्टेट ए से उसे कहाँ तक लेके जाते हो, स्टेट बी तक। आप में से लेकिन कोई रिवर्सिबली जा रहा है, कोई इरिवर्सिबली जा रहा है, बट सभी ए से कहाँ तक जा रहे हैं, बी तक। सबका लाइफ टाइम इनफाइनाइट, क्योंकि रिवर्सिबल जाने के लिए इनफाइनाइट लाइफ टाइम होना चाहिए। सब ए से बी चले गए। अब कोई और पर्सन आके मुझसे पूछता है कि इन सब का गिब्स एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो मेरा पहला आंसर होगा सबका गिब्स एनर्जी में चेंज सेम होगा, क्योंकि गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा जी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मुझसे ये पूछता है कि कितना होगा, तो क्या मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप किस पाथ से गए, आप किस पाथ से गए, आप किस पाथ से गए? नहीं, मैं भी ए से बी जाऊंगा, मैं अपने लिए डेल्टा जी निकालूंगा, लेकिन जो मेरा डेल्टा जी का आंसर होगा वही आप सबके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली मैं एक ऐसे पाथ से जाऊंगा जिससे डेल्टा जी निकालना आसान हो, तो कैसे वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, G इक्वल्स टू H माइनस TS, H को लिख दिया U प्लस PV माइनस TS, डिफ्रेंशिएट कर दिया, वापस से इसको Q प्लस W PV। नॉन पीवी वर्क नहीं लिखा है, इसका मतलब नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है, माइनस TdS माइनस SDT फॉर ए रिवर्सिबल पाथ। मैं एक रिवर्सिबल पाथ से जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने कहा रिवर्सिबल पाथ, तो ये जो Q है वो Q रिवर्सिबल हो गया, और Q/T इक्वल्स टू DS Q/T। तो Q इक्वल्स टू, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं TdS, तो ये और ये वाली टर्म कैंसिल। रिवर्सिबल पाथ है तो PV वर्क क्या हो जाएगा, माइनस PdV। P एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, P इंटरनल के बराबर होगा, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ पर, dG इक्वल्स टू VdP माइनस SDT। ये डेल्टा जी या dG ऑफ सिस्टम है, ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है, ये dP सिस्टम का प्रेशर में चेंज, ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का टेम्परेचर में चेंज। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बट पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से क्या वही स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो रिवर्सिबल पाथ से जा रहे हैं? नहीं, चाहे आप रिवर्सिबल से जा रहे हो चाहे इरिवर्सिबल से जा रहे हो, सबका डेल्टा जी तो सेम है। तो आप चाहे रिवर्सिबल से जाओ या इरिवर्सिबल पे, सबका इरिवर्सिबल से सबका एंट्रोपी चेंज हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आगे क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, यहाँ पर P1 से P2 और इसको T1 से T2। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म्स में पुट करना होगा और एंट्रोपी को टेम्परेचर की टर्म्स में पुट करना होगा। देखो, वॉल्यूम को तो प्रेशर की टर्म में आप अगर आइडियल गैस है तो PV इक्वल्स टू nRT से कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्रोपी जो है उसको हमें यहाँ पर किसकी टर्म में पुट करना होगा, टेम्परेचर की टर्म में। क्या लगता है आपको, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है? तो एंट्रोपी जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये हमें पता है, लेकिन इसका कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला थोड़ी है। हर एक सब्सटेंस के लिए इसका जो वेरिएशन है वो तो कुछ अलग होगा, और हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता कि एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ एग्जैक्टली वेरी कैसे करती है। ये पता है कि वेरी करती है, बट फॉर्मूला क्या है, कैसे वेरिएशन होता है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है, वो हमें नहीं पता। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा। आप वो वेरिएशन यहाँ पुट कर दो। जैसे मान लो कुछ भी ले लेता हूँ कि 2
प्लस 3t, इस तरह का कुछ है। ठीक है, हम s की जगह ये 2 प्लस 3t पुट कर देंगे और फिर इसको t1 से t2 क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये गिवन होना चाहिए, यानी यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अब ये जो फॉर्मूला है यहीं तक मैंने डिराइव किया है, इसके आगे की स्टेप्स क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ये डेटा क्या गिवन है, उस पर डिपेंड करेगी। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये फॉर्मूला जो है सब पर एप्लीकेबल होगा, फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। कंफ्यूजन कहाँ आता है, सर यहाँ पर तो आपने रिवर्सिबल के लिए डिराइव किया, यहाँ आके आप लिख रहे हो सबके लिए एप्लीकेबल है। इससे करोगे, यहाँ से सामने देख के सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा। उसके लिए पहले वो स्टोरी जो मैंने 4-5 लाइंस बताई है वो याद करनी होगी कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ए से बी रिवर्सिबली गए, कुछ इरिवर्सिबली गए, लेकिन सबका डेल्टा जी तो सेम होगा क्योंकि डेल्टा जी पाथ के इंडिपेंडेंट है। हाँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जैसे केस 2 केसेस यहाँ पर ले सकते हैं। केस 1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। एक चीज़ मैं बता दूँ, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट नहीं रख पाओगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रख दिए तो डेल्टा जी 0, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रख दिए तो कुछ चेंज वहाँ पर हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रख दिया तो अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो सब कुछ चेंज 0 आना ही है। तो इन दोनों में से या तो एक ही कांस्टेंट रखेंगे, या तो टेम्परेचर या प्रेशर। मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो dg इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, vdp, dg इक्वल्स टू vdp। अब यहाँ पर अभी तक इस पूरे डिस्कशन में मैंने कहीं सब्सटेंस की बात नहीं की है कि आइडियल है, रियल है, क्या है। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस dg इक्वल्स टू nRT बाई P इंटू dP। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू nRT ln P2 अपॉन P1, nRT ln P2 अपॉन P1 इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फिर से कहूँगा यहाँ से डेल्टा जी चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे प्रोसेस होगा या नहीं होगा इस पर कमेंट नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में बस सोचना, बस हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई रियल गैस है तो उसके लिए तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसके लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन यूज़ करनी होगी जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो रियल गैस के लिए भूल जाओ। हाँ, सॉलिड और लिक्विड की मैं बात करता हूँ, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड की हम बात करें तो dg डेल्टा जी इक्वल्स टू vdp। v सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो v बाहर आ जाएगा, dp यानी p2 माइनस p1। p2 माइनस p1, यहाँ से हम डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉलिड और लिक्विड के लिए, ये आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव किया है, लेकिन ये भी तब है जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, आप कह सकते हो सर फिर एक कंडीशन और डाल सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट की भी यूज़ कर सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर, केस 2 ले रहा हूँ मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर dg इक्वल्स टू माइनस SDT। इंटीग्रेट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर हमें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में अगर गिवन है पुट करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज राइट नाउ इससे आगे अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं बता दूँ, बहुत बार बुक्स में ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ को आप ऐसे देख लो, dg अपॉन dt, ये कब आया, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन सही है या गलत है। यहाँ डी भी लिखा हो सकता है, या इसकी जगह आप डेल भी लिख सकते हो, दोनों ही मैं लिख देता हूँ। डेल बोलने से ये समझ में आता है कि हाँ हमने किसी पैरामीटर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है इसके लिए भी लिख सकते हो, डेल्टा जी डेल्टा पी अपॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू v।
बेसिकली ये क्या बता रहा है, इसको यूँ समझ लो, अगर आप G वर्सेस P का कर्व प्लॉट करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसका स्लोप किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। ये V कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो G वर्सेस P कर्व का जो स्लोप होगा, G वर्सेस P कर्व का जो स्लोप होगा वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और उसी तरह से यहाँ पर G वर्सेस T कर्व का स्लोप जो होगा, G वर्सेस T कर्व का स्लोप एट कांस्टेंट प्रेशर वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि S हम पॉजिटिव होता है तो ये माइनस साइन है, तो ये इस कर्व का स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, इस कर्व का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। तो और कुछ नहीं, क्या करता है कि एग्जामिनर इसी चीज़ को थोड़े लैंग्वेज की फॉर्म में पुट कर देता है, तो हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से सोचना है। तो ये उस एक इंटरप्रिटेशन है, लिखा हुआ मैथमेटिकल है, लेकिन आप उसको लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो। तो अगर एक केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस पर, हर एक कंडीशन पर तो नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसका यूज़ क्या है। राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका यूज़ क्या है, तो राइट नाउ तो मुझे इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, मैं बताऊंगा आगे क्या यूज़ है। हाँ, लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूला, ये वाला भी और ये वाला और ये वाला, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यूज़ बाद में आएगा इनका, ठीक है। देन Case 2 for chemical and phase change. For chemical and phase change, heading डालो। G equals to H minus TS. Again for a change, delta G equals to delta H minus T delta S. हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन में डाल रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो इसको T लिख दिया। अगर ये एंट्रोपी चेंज किसी केमिकल रिएक्शन का है तो ये एंथैल्पी चेंज भी उसी केमिकल रिएक्शन का होना चाहिए, और ये डेल्टा जी भी आपको उसी केमिकल रिएक्शन का पता चल जाएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। यानी यहाँ पर आप एंट्रोपी चेंज पुट कर दो, एंथैल्पी चेंज पुट कर दो, तो उस केमिकल रिएक्शन का आपको क्या पता चल जाएगा, डेल्टा जी पता चल जाएगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का या फेज चेंज हो रहा है उसका आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, तो आपको उसका डेल्टा एच और डेल्टा एस पता होना चाहिए। ये सब सिस्टम के पैरामीटर्स है, ये एंथैल्पी चेंज सिस्टम का, ये टेम्परेचर सिस्टम का, ये एंट्रोपी चेंज भी सिस्टम का। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप डेल्टा जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और स्पेशली एक केमिकल रिएक्शन में हम ये तो कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हुआ तो इस डेल्टा जी से आप उस केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी पर कमेंट कर सकते हो कि अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा ये टर्म आगे चल के यूज़ होगी, और वहाँ पर सिंपली ये बोला जाता है डेल्टा जी नेगेटिव तो वो प्रोसेस हो जाएगा। इवन वहाँ पर ये हाईलाइट नहीं किया जाता कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, बट वो अंडरस्टूड है कि हाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ये पढ़ोगे तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट आता है, डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस नहीं होगा। वहाँ पर इस तरह की कंडीशंस की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर भी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसी पर फिर से क्वेश्चन आएंगे, फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। आपको एंट्रोपी चेंज पुट करना है और यहाँ पर क्या पुट करना है, एंथैल्पी चेंज। याद है लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हमने, आप उसके 4 पार्ट यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। कौन कौन से? 12th डेल्टा जी रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन, इसका आपके पास डेल्टा एच भी है, डेल्टा एस भी है। 1 एटमॉस्फेयर 600 केल्विन,
10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन और 15th पार्ट 10 एटमॉस्फेयर 600 केल्विन। याद आ रहा है कुछ? ये सारा ऑलरेडी आपके पास है, लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं। ये आंसर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये 50 किलो जूल माइनस टेम्परेचर 300 और एंट्रोपी चेंज था यहाँ पर -50, ये जूल में है तो डिवाइडेड बाय 1000। यही था डेटा। 600 केल्विन पर चेंज हो गया था, ये 47 किलो जूल हो गया था, -300 अपॉन 1000 किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए -50 -10 डेल्टा CPR की वैल्यू ln2। उसी तरह से आगे के पार्ट भी आप कर सकते हो। 10 एटमॉस्फेयर पर इधर तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, -300 अपॉन 1000 -50 प्लस आई थिंक डेल्टा NG की वैल्यू, हाँ R ln 10। ठीक है, इसी के बाद 4th पार्ट आप खुद लिख सकते हो। तो अगर डेल्टा G नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट, अगर ये नेगेटिव है तो प्रोसेस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ से आप होगा या नहीं होगा वो चेक कर सकते हो। यही हम डेल्टा H यूनिवर्स से भी कर सकते थे, यही हम डेल्टा H यूनिवर्स से भी कर सकते थे। इवन आप चाहो तो यहाँ पर ये डेल्टा G मैंने ऐसे निकाला, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आप चाहो तो पहले डेल्टा S यूनिवर्स निकाल लो और डेल्टा S यूनिवर्स निकाल के डेल्टा G इक्वल्स टू -T डेल्टा S यूनिवर्स से भी कर सकते हो। समझ में आ रहा मेरी बात? दो तरीके हैं, या तो यहाँ से करो और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि लास्ट क्लास में हम डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग सब निकाल चुके हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तरीका काफ़ी लेंदी है, अभी तो हम इसी से करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, फॉर्मूले हैं हमारे पास और ऑलरेडी हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सब कुछ बहुत आसान सा आपको लग रहा है, ये सब कुछ बहुत आसान सा लग रहा है, क्योंकि इसके बाकी के पार्ट्स ऑलरेडी हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके लिए यही क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर मैं इसमें से केवल आपको ये क्वेश्चन दूं 15th वाला, बाकी पहले 14 क्वेश्चंस यहाँ से हटा दूं। पहले 14 क्वेश्चंस आपसे हटा दूं तो आपके लिए यही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत समझ में नहीं आता सर कौन सी स्टेप, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स है, बहुत सारे। अभी ये सारे डेटा मेरे पास थे तो मैंने लिख दिए, क्योंकि हमने पहले किसी ना किसी क्वेश्चन में निकाले हुए थे। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू आगे से आगे पुट, ये डेटा इसमें आया उसको आगे पुट कर दिया, फिर कोई और डेटा यहाँ आया उसको आगे पुट कर दिया। तो ये सब आपके लिए बहुत आसान सा हो रहा है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, होता क्या है, इनमें से कोई 2 या 3 पार्ट अगर पूछे जाएँ तो वहाँ प्रॉब्लम होती। तो ये सीक्वेंस हमेशा आपके माइंड में रखनी होगी, ताकि इस सीक्वेंस में आप करोगे तो हमेशा आसान रहेगा, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, और क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेल्टा एच चाहिए, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना है। डेल्टा एच की जगह मैं आपको डेल्टा यू दे दूंगा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू दे दूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं, आप पहले डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT या P2V2 माइनस P1V1 से डेल्टा यू से क्या निकालोगे? डेल्टा एच, और डेल्टा एच को यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस, यानी पुरानी बातें याद होनी चाहिए, पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने डेल्टा एच के फॉर्मूले लिखे, डेल्टा एस के फॉर्मूले लिखे, अब डेल्टा जी निकालना है तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस सब कुछ पता होना चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब लेंदी क्या होता है? कुछ नहीं, या तो ये फॉर्मूला है, अब इसी को मेरे को थोड़ा लेंदी करना है, जैसे यहाँ पर किया ही है कि मुझे मान लीजिए मैं केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ T2 टेम्परेचर पर, लेकिन ये डेटा जो है आपको किस पर गिवन है? T1 टेम्परेचर पर। तो आपको इन डेटा को T1 से किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? T2 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर चुके हो आप, ये सब कर चुके हो। इसका T1 से डेटा T2 पे कन्वर्ट करना है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? किरचॉफ इक्वेशन। इसका डेटा T1 पे पता है, T2 पे निकालना है, तो वही डेल्टा एस
एंट्रोपी चेंज एट T2 माइनस एंट्रोपी चेंज एट T1 इक्वल्स टू डेल्टा CPR ln T2 बाई T1। लिखोगे तब याद होंगे, ऐसे बहुत बार लिखोगे तब जाके याद होंगे, नहीं तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, सारे फॉर्मूले एक जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमने की है इसी को मैं वापस से यहाँ पर आपको लिखवा के बता रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ डेल्टा G रिएक्शन विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर मतलब आपको ये T2 टेम्परेचर पे चाहिए, तो एंथैल्पी चेंज भी किस पे चाहिए, T2 टेम्परेचर पर, ये भी T2, और एंट्रोपी चेंज भी किस टेम्परेचर पे चाहिए, T2 पर चाहिए। क्या ये, और डेटा किस पर गिवन है आपको, T1 पर। डेटा किस पे गिवन है, T1 पर। तो फॉर्मूले अभी जो मैंने बोला था वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। डेल्टा CPR ln T2 बाई T1। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं P2 बाई P1 आता है, कहीं P1 बाई P2 आता है, वो बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। सॉरी गलत लिख दिया, डेल्टा CPR T2 माइनस T1। T1 पर पता है T2 पे निकालो, T1 पे पता है T2 पे निकालो, यहाँ पर पुट कर दो, डेल्टा G आ जाएगा। ये किसके साथ वेरिएशन हो गया, टेम्परेचर के साथ। प्रेशर के साथ करें तो आपकी बात टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। किस प्रेशर पर, P2 पर, और ये दोनों डेटा भी अब हमें किस पर चाहिए, P2 पर, बट दे किस पे रखें, P1 पर। तो फिर क्या करेंगे, पहले ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, P2 P1 इक्वल्स टू, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था डेल्टा NGR ln P1 अपॉन P2। लेकिन एंथैल्पी चेंज के लिए अगर हम बात करें तो एंथैल्पी चेंज जो एक केमिकल रिएक्शन का है वो प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है, तो जो P1 पर है वही किस पर रहेगा, P2 पर रहेगा। जो P1 पर है वही P2 पर होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक अजम्पशन लिया हुआ है, वो हर जगह लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप गैसेस को तो आइडियल मान ही रहे हो, तो यहाँ पर भी हम आइडियल मान रहे हैं जितनी भी गैसेस हैं। तो टेम्परेचर और ये प्रेशर, ये सब आपने यहाँ किया हुआ है, ये कुछ नया नहीं है। ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप ये कर चुके हो। तो ये दो यहाँ पर इस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अब यहीं पर अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा मेथड होते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है। भूल जाते थोड़े दिनों के बाद कि कौन सा मेथड था, ऐसा लगता था बहुत सारे मेथड है, कहाँ कौन सा लगाना है वो हमें पता ही नहीं रहता। यहाँ पर ये तो ठीक है, एक इसका मेथड हो गया, ये इसका हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक और मेथड बताता हूँ तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है, लेकिन पता होना चाहिए वो मेथड भी क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसी के लिए यूज़ करें ऑल्टरनेट मेथड। राइट, अभी टाइम है। ऑल्टरनेट मेथड इसके लिए मैं बताऊंगा, थोड़ा सा होल्ड करिए। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इसके लिए तरीका क्या होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके ऑल्टरनेट मेथड पर आएंगे। ठीक है, तो H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन।
ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, हमें इसका डेल्टा जी डेल्टा एच सब यूँ कह दो डेल्टा जी बताना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ इस रिएक्शन का डेल्टा जी हमें ऑलरेडी पता है। अगर कोई डेटा गिवन है तो अच्छी बात है, बट अगर डेटा नहीं भी गिवन है तब भी हमें इसका डेल्टा जी तो पता है। कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में फेस चेंज हो रहा है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टी और पी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। और ये जो फेस चेंज हो रहा है ये हमें पता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमें पता है, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फैक्ट है ये। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पर ये प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक कंडीशन लिखी थी, dg इक्वल्स टू dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल्स टू 0, प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, ये लिखा था हमने। अब यहाँ पर इसको उल्टा यूज़ करें, प्रोसेस रिवर्सिबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका डेल्टा जी जो है 0 होगा। बिना डेटा के आप बोल सकते हो, यानी किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज अगर आप उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहे हो तो उन सबका डेल्टा जी 0 होगा, बिकॉज एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो उसका डेल्टा जी 0 होगा। अच्छा, यही चीज़ आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं इससे नहीं, आप तो फॉर्मूले से बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको इस चेंज का, ये देखो एक लिखने का तरीका होता है कोई नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है, H2O लिक्विड से H2O गैस, लेकिन मैंने यहाँ पर साथ में इसका टेम्परेचर और प्रेशर भी लिख दिया। आप ब्रैकेट के अंदर जरूरी नहीं केवल लिक्विड और गैस लिखो, आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हो कि प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, मास इतना है, 1 मोल है, 2 मोल है, वो सब लिख सकते हो। तो ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हुआ। अब मुझे इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस पुट करना होगा। अब आप सोचो इस फेस चेंज का मैं डेल्टा एस कैसे निकालता हूँ, तो अगेन कह सकता हूँ कि ये फेस चेंज बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो इसका फेस चेंज का एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालोगे, डेल्टा एच बाई टी से ही निकालोगे, डेल्टा एच बाई टी से ही निकालोगे, टी से टी कैंसिल, डेल्टा एच क्या आ गया, 0। यानी आप यहाँ से भी अगर सोचोगे तो कह सकते हो कि वो डेल्टा जी 0 आएगा। हाँ, लेकिन ये डेल्टा जी 0 तभी आएगा जब ये फेस चेंज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है, क्योंकि तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। अदर देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और अदर देन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिर डेल्टा जी भी 0 नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? तो चाहे डायरेक्ट कह दो या इस तरह से भी करो, एक ही बात है। बट मान लेते हैं आगे के क्वेश्चन कुछ और पार्ट्स अभी मैं दे रहा हूँ, तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन का, लेट से 50 किलो जूल पर मोल, ऐसे ही डाटा दे रहा हूँ मैं आपको। और मुझे Cp ऑफ H2O लिक्विड दे रखा है और Cp ऑफ H2O गैस भी कुछ दे रखा है। रेंडमली कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 30 जूल पर केल्विन पर मोल, लेट्स से ये 35 जूल पर केल्विन पर मोल, रैंडम वैल्यूज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, अब करना क्या हमें, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर यही फेस चेंज आप 300 केल्विन पर करते हो तो क्या इसका डेल्टा जी भी 0 होगा, क्या इसका डेल्टा जी भी 0 होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर पर 373 बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका डेल्टा जी 0 नहीं होगा। अब अगर मुझे इसका डेल्टा जी निकालना है तो कैसे निकालना है, डेल्टा जी रिएक्शन किस टेम्परेचर पर, 300 केल्विन, तो मुझे डेल्टा एच भी किस टेम्परेचर का पता होना चाहिए, 300 केल्विन माइनस 300 केल्विन, और डेल्टा एस भी किस टेम्परेचर का पता होना चाहिए, 300 केल्विन का। अब आपको ये दोनों डेटा चाहिए, वो कैसे आएंगे? डेल्टा एच तो पता ही है किस टेम्परेचर पर, 373 पर, लेकिन हमें किस पे चाहिए, 300। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सामने,
किरचॉफ इक्वेशन 373 पर पता है, 300 पे निकालना होगा। मैं फिर से फॉर्मूले लिख देता हूँ, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। माइनस डेल्टा एच 373 डेल्टा सी पी आर 300 माइनस 373। इससे डेल्टा एच आ जाएगा, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, उससे डेल्टा एस आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है सर डेल्टा एस 373 क्या पता है क्या हमें? दे तो नहीं रखा डेल्टा एस 373, बट डेल्टा एस 373 आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं ये पता ही है। तो डेल्टा एस 1 एटमॉस्फेयर 373, वो कैसे निकालोगे? 50 किलो जूल डिवाइडेड बाय 373 केल्विन। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एस ये 373 पे भी आ गया, इसको भी 300 पे कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला ये दे रखा है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले को पुट कर वैल्यूज़ निकालो, उसे यहाँ पुट कर दो। ये कुछ नया नहीं किया आपने। हाँ, यहाँ अभी प्रॉब्लम हो रही होगी। यही क्वेश्चन हम N2 और 2 वाले में कर चुके हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट आपसे डेल्टा जी पूछ रहा हूँ, तो आपको सोचना पड़ रहा है कि पहले डेल्टा एच निकालना होगा, फिर डेल्टा एस निकालना होगा। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने डेल्टा एच पहले निकाल लिया, डेल्टा एस पहले निकाल दिया, फिर मैंने डेल्टा जी पूछा। यानी यहाँ पर डायरेक्ट मैं 12, 13, 14, 15 ये वाले पार्ट दे रहा हूँ, ये वाले पार्ट आपको दे रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देन सॉल्व कर सकते हो। इसी में थर्ड पार्ट आता है H2O लिक्विड। अब की बार मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, 10 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन। H2O गैस 10 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन। फिर से क्या करना पड़ेगा, अब की बार प्रेशर चेंज हुआ तो 10 एटमॉस्फेयर माइनस एंट्रोपी चेंज 1 एटमॉस्फेयर। फिर से यही फॉर्मूले लिखे हुए नीचे, डेल्टा एन जी आर आर एल एन P1 अपॉन P2। और डेल्टा एच की अगर हम बात करें तो 10 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर में इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब आप वापस से कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये 10 एटमॉस्फेयर का चाहिए आपको, डेल्टा एच 10 एटमॉस्फेयर माइनस टी डेल्टा एस एट 10 एटमॉस्फेयर। लेकिन अब मैं यहीं पर इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, ऑल्टरनेट मेथड। वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो H2O यहां पर थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। हमें इसका डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, और गिब्स एनर्जी हमें पता है कि एक स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा जी की वैल्यू आप चाहे डायरेक्टली जाओ या इनडायरेक्टली जाओ, बात वही रहेगी। तो H2O लिक्विड, इसको पहले मैं 1 एटमॉस्फेयर पे लेके गया 373 केल्विन। H2O लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड, लेकिन प्रेशर 10 से कितना कर दिया 1। फिर यहाँ पर इस H2O लिक्विड को आप 1 एटमॉस्फेयर 373 पर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। 1 एटमॉस्फेयर 373, और अब इसको वापस से हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसका डेल्टा जी 1, डेल्टा जी 2
और डेल्टा जी 3। तो यहाँ पर ये डेटा मैं हटा रहा हूँ, तो डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 प्लस डेल्टा जी 3। इसमें से डेल्टा जी 2 आपको पता है, कैसे पता है? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 373, ये प्रोसेस अब किस पर हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट पर। तो ये डेल्टा जी तो क्या हो गया? 0, यानी ये वाली टर्म तो क्या हो गई? 0। अब आपको क्या पता करना है? डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 3, यही पता करना है। अब यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे ये फेस चेंज नहीं है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। एक लिक्विड का क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है। याद करो, केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड का प्रेशर चेंज हो रहा है। तो डेल्टा डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी पी, एस डी टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इक्वेशन केवल क्या बचेगी? वी डी पी। लेकिन ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? वी लिक्विड P2 माइनस P1, यानी 1 एटमॉस्फेयर माइनस 10 एटमॉस्फेयर, P2 माइनस P1। दूसरे वाली टर्म 0। थर्ड वाली यहाँ से यहाँ, ये अब गैसेस सब्सटेंस आ गया, लिक्विड नहीं है। अब फॉर्मूला किसका लगेगा? गैसेस का। तो R ln NR ln P2 10/1। इससे भी सॉल्व कर लेना, यही आएगा, इससे भी इसी तरह से आएगा। यानी एरो बना के भी आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट को, यानी थर्ड पार्ट को करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। थर्ड पार्ट को करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, एरो बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? राइट? तो इसको करने के 2 तरीके हैं, थर्ड पार्ट को करने के, वो आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, लेकिन फिर डाउट आता है, सर थर्ड पार्ट को करने के 2 तरीके हैं, तो फिर सेकंड पार्ट को करने के भी तो 2 तरीके होने चाहिए। यानी जो सेकंड पार्ट था वहां पर क्या हम एरो बना के नहीं कर सकते? क्या यहाँ पर मैंने जो एक लिखा था, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन माइनस गिविंग H2O गैस 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन। क्या इसको हम एरो बना के नहीं कर सकते? तो यहाँ पे भी आता है, सर इसको भी आप 373 पर लेके चले जाओ, ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने इसको 373 पर कर दिया, फिर आप इसका क्या कर सकते हो? फेस चेंज कर सकते हो। गैस 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन, और फिर यहाँ से यहाँ इसका भी डेल्टा जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, ये डेल्टा G1 और डेल्टा G2 निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो माइनस एस डी टी, और यहाँ पर भी माइनस एस डी टी। हमें एंट्रोपी पता होनी चाहिए, कर तो सकते हैं लेकिन ये गिवन होना चाहिए। और अगर किस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, ये गिवन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और ये डेटा कभी आपको गिवन नहीं होगा एंट्रोपी का, इसीलिए क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 2 को हम ऐसे कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास सारे डेटा हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब आप कहोगे ये लिक्विड है, वाटर की डेंसिटी पता है, तो 1 मोल के लिए कर रहे हो तो ये 18 ml, 1 मोल 18 ग्राम 18 ml, जो कि आप यहाँ पुट कर सकते हो। लेकिन हमेशा देखोगे इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू आएगी VDP की, ये बहुत कम आएगी, क्योंकि ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, चाहे वो एंथैल्पी में, एनर्जी में, एंट्रोपी, बहुत कम चेंज होता है एंट्रोपी में। तो यहाँ पर यानी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ प्रेशर चेंज करने पर बहुत कम चेंज होती है। तो इवन आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके देखोगे तो ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी, जिसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड और थर्ड पार्ट याद रखना होगा। थर्ड पार्ट को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, दूसरी तरीके से क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हमें गिवन होना चाहिए, तभी कर सकते हैं।
या आप चाहो तो यहाँ पर एक पार्ट अब और बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप क्या बनाओगे, टेम्परेचर भी चेंज कर दो, प्रेशर भी चेंज कर दो, दोनों ही एक साथ। तो फिर ये जो फॉर्मूले आप लगा रहे हो उसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा सर फिर कैसे करेंगे, लेकिन आप सोचो N2O2 वाले क्वेश्चन में ये सब आप कर चुके हो। N2O2 वाले क्वेश्चन में हमने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया और दोनों को भी चेंज किया, वो सब हम कर चुके हैं। इनफैक्ट ये उससे आसान है क्योंकि यहाँ एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, जबकि वहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, वो ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो पार्ट्स जो थे ना वो आसान बना। यहाँ पर भी ये सब करने के लिए पहले आप एक काम करो, हर एक कंडीशन का एंथैल्पी चेंज सारी कंडीशन पे निकाल लो। 1 एटमॉस्फेयर 373, 1 एटमॉस्फेयर 300, 10 एटमॉस्फेयर 373 और 10 एटमॉस्फेयर 300, इन चारों कंडीशन का डेल्टा एच निकाल लो, इन चारों कंडीशन का डेल्टा एस निकाल लो और फिर आप डेल्टा जी आराम से निकालो। बिना एरो बना के कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एरो बना के करो या बिना एरो बना के, सारे हो सकते हैं। फिर 4 डेटा डेल्टा एच के होंगे, 4 डेटा कैसे हुए आपको भी पता है, 2 यानी टेम्परेचर प्रेशर, एक T1 P1, T1 P2, T2 P1 और T2 P2, 4 डेल्टा एच, 4 डेल्टा एस और 4 डेल्टा जी के डेटा, दैट्स इट। यही आपको करना, तो थोड़ा सोचोगे तो आसानी से हो जाएगा। टफ है, लिखोगे बार बार लिखोगे तब चीज़ें क्लियर होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाए। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।